देखिए, जिनकी सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। हाथी से आई घोड़ा से आई जी अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। मैं हूं कुमार सागर, मेरे साथ है मेरे साथी और सहयोगी अभिषेक कुमार। और आज हम अभिषेक जी से चर्चा करेंगे आजादी के बाद भारतीय राजनीति में कवियों की भूमिका। अभिषेक जी, कैसे रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए सागर जी, अगर आजादी गुलाम भारत की बात करें, उस समय में भी लेखन के कार्य करने वाले लोग कितना भी प्रतिबंध होने के बाद भी लेखन के कार्य करने वाले लेखन के माध्यम से, संगीत के कार्य करने वाले नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जन लोगों को जागरूक करने का, आम जनमानस को जागरूक करने का काम करते थे। और नेता जो लोग थे वो देश देश घूमकर, देश नहीं अनेक राज्यों में घूमकर और उस जन कवियों के लेखन के माध्यम से अपने आवाजों को, अपने आंदोलन को और विस्तार करते थे। लेकिन हम आजादी के बाद बारे में बात करें तो आजादी के बाद चाहे वो दिनकर हो, नागार्जुन हो, गोरख पांडे हो या धूमिल हो, इन सारे लोगों ने अपने लेखन माध्यम से सरकार की आलोचना करते हुए, कटाक्ष करते हुए जनमानस के हित के लिए, जनमानस से उठने वाले आंदोलन को गति देने के लिए अपनी भूमिका लेखन के माध्यम से कवियों ने निभाया है। सिर्फ कवियों ने ही नहीं, आप देखिएगा अभिनय के क्षेत्र में, चाहे वो बलराज साहनी हो, कैफी आजमी हो और अन्य अन्य कलाकारों को आप देखिएगा, चाहे वो शैलेंद्र हो, जो अपने शैलेंद्र ने ही विभिन्न तरह के लेखनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया था। तो आप वहां भी देखेंगे अभिनय के क्षेत्र में भी बलराज साहनी जैसे अभिनेता लोग भी अभिनय के माध्यम से जनता के जन समस्याओं को उठाते थे, अंडरलाइन करते थे और उनमें एक जोश और जागृति पैदा करते थे। लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो जनता का कोई रहनुमा या कोई पक्ष में है तो विपक्ष पार्टी के रूप में बोल रहा है, पार्टी फिर में पक्ष में रही है तो उससे जुड़े वाले लोग फिर चुप हो जा रहे हैं। तो उसका तो कमी हुई ही है। देखिए, अगर हम बात करें आज़ादी की, तो आज़ादी के समय भी कवियों का एक बड़ा रोल रहा था आज़ादी में भी। और अगर हम बात करें भारतीय राजनीति में, तो बहुत से ऐसे कविताएं लिखी गई जो भारतीय राजनीति के ऊपर थी। जैसे हम रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें, उन्होंने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो आप इस तरीके से कविताओं को और राजनीति को कैसे जोड़कर देखते हैं? देखिए, जिनकी सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। दिनकर के बारे में ये बातें कही गई, लेकिन दिनकर ने ही वो बात कहा था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी है, मिट्टी सोने की ताज पहन निकलाती है, दो राह समय के रथ घर घर का नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी बिल्कुल। इन सारे जोशीले लेखन के माध्यम से जनता जब जागरूक करने की कार जब समाज के बुद्धिजीवी वर्ग अपने कंधे पर ले लेते हैं, तो सत्ता में बैठे हुए चाहे किसी भी दल के सत्तासीन लोग हो, उनमें हमेशा एक डर की भावना रहता है कि अगर हम जनता के लिए, अगर जनता के कार्यों को, सर्वोपरि कार्यों को अगर हम उसको नजरअंदाज करते हुए काम करते हैं तो यही जनता आंदोलन कर पाएगी, सड़कों पर उतर जाएगी, तो हमारा सत्ता बचाना भी नामुमकिन हो जाएगा। तो ये तो रहा ही है। देखिए, आपने बहुत अच्छे से बताया। अगर हम बात करें वर्तमान भारतीय जो राजनीतिक परिस्थिति है, इसमें कहीं ना कहीं कवियों की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं पीछे दिख रही है पहले के मुकाबले। सही बात कहा आपने सागर जी। जैसे हमने दिनकर के बारे में हमने जैसा कि बात किया, अगर आजादी के बाद के दौर की हम बातें कर रहे हैं, अब वर्तमान परिवेश की
परिस्थिति को समझने के लिए बीत चुके हुए संघर्षों के हम पन्ने को पलट कर देखना चाहते हैं, तो हम पाते हैं कि जब देश के कांग्रेस रूल कर रही थी, एक समाजवादी धारा भी बदलने की बार बार आवाजें उठा रही थी। उसी बीच में भी एक और धारा था जो कार्य कर रहे थे, जिनको लग रहा था, जिन कवियों को, जिन लेखककारों को लग रहा था कि सारे बदलाव क्या भाषणों तक रह जाएंगे, क्या किताब के पन्नों तक रह जाएंगे, धरातल पर उतरते हुए नहीं दिख रहा था। तो एक और है सागर जी, हम आपको याद दिला देना चाहते हैं, उस समय जेएनयू के स्कॉलर, जेएनयू में पढ़ने वाले और देवरिया के रहने वाले गोरख पांडे की भी उन तथाकथित समाजवादियों के प्रति जो उनका एक प्रतिरोध, एक तीक्ष्ण जो विरोध रहा है लेखन के माध्यम से, एक उसके बारे में वो क्या लिखते हैं गोरख पांडे, लिखते हैं कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। समाजवाद उनके धीरे धीरे आई। देखिए कितना सरल तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं उन समाजवादियों को। हाथी से आई, घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। बिल्कुल। नोटवा से आई, वोटवा से आई, बिरला के घर में समाई। बोलिए गोरख पांडे अपने लेखन के माध्यम से किस तरह कह रहे हैं कि जो कार्य है वोट से आएगा, नोट से आएगा। और जब बदलाव आएगा तो तरक्की जो है पूंजीवादियों और विभिन्न तरह के औद्योगिक घरानों में घुस जाएगा। आम जनमानस के लिए क्या हो पाएंगे, यह कटाक्ष करते हुए उन्होंने लिखा। और वो बार बार लिखते हैं, गांधी के भी बात करने वाले लोगों को भी वो कटाक्ष करते हैं। वो लिखते हैं गांधी से आई, आंधी से आई जी, झंडा से बदली हो आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। बिल्कुल। डॉलर से आई, रूबल से आई, देशवा के बांधे धाराई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई जी। परसों ले आई, बरसों ले आई, हरदम आकाशे तकाई। माने परसों ले आई, बरसों ले आई, माने जनता आकाशे में देखत रही। तब कहा कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। तो इस पर आम जनमानस के भाषा में जिस तरह कवियों ने अपने बातों को रखा जी, और आपने कहा जिस तरीके की समाजवाद धीरे से आएगा, तो कहा भी जाता है तमाम पार्टियों के द्वारा, क्योंकि भारत बहुत पहले से जो गुलाम रहा है, इसलिए अभी समाजवाद लाने में अभी समय लगेगा, क्योंकि बहुत 80-90-100 साल पहले से जो है इतना जल्दी से नहीं लाया जा सकता है। इस पर कहा भी जाता है, आपने जिस तरीके से बताया, और कहा भी जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और इस पर आपने जिस तरीके से बताया, तो क्या भारतीय राजनीति में वर्तमान स्थिति में जो समाजवाद की अगर हम बात करें, कवियों की बात करें, तो क्या इस अब उस तरीके से कवि नहीं रहे भारतीय राजनीति में? देखिए वर्तमान परिवेश में बुद्धिजीवी वर्ग का जो लेखन के माध्यम से जन आंदोलन की गति को तीव्र करने के लिए जो उनका, देखिए सागर जी, तो हमने वही बात कहा कि जिस तरह से आजादी के बाद से कवियों का, एक लेखनकारियों का, अभिनय के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का एक समूह जिस तीव्र गति से जन आंदोलन को बढ़ाने की कार्य कर रही थी, वर्तमान परिवेश में देख रहे हैं, तो अगर बुद्धिजीवी को देख रहे हैं तो वो किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं। उनकी जब पार्टियां जब सत्ता में आती है तो उसके बोल बोलने लगते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो उसके बोल बोलने लगते हैं। लेकिन अगर लेखन के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से देखें तो आज जनता अनाथ दिख रही है। आज धूमिल जैसा नहीं है कोई कवि सागर जी। धूमिल ने क्या लिखा कि एक आदमी है जो रोटी बनाता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक आदमी है जो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं कि एक आदमी जो रोटी न बनाता है न खाता है, सिर्फ खेलता है, वो तीसरा आदमी कौन है? कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे उस सत्ताधारियों की तरफ धूमिल का यह कटाक्ष था।
जी तीक्ष्ण कटाक्ष था। तो आज के परिस्थिति और परिवेश में अगर हम बात करें तो सही में उस तरह के बुद्धिजीवी वर्ग का कोई समूह तो नहीं दिख रहा है जनता के पक्ष में। जी। और कहा जाए कि अगर हम बात करें तो पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये एक अच्छे कवि थे, और जिस तरीके से उन्हें राजनीति में कविता, उनके शासनकाल में कविताओं का भी बहुत प्रभाव रहा था, और कविता अक्सर वो संसद भवन में कहा करते थे। तो क्या अब उस तरीके से संसद में कविताएं नहीं गूंजती और सिर्फ हल्ला और शोर गूंजता है? देखिए, मैं बार बार एक बात कहूंगा सागर जी कि आज जो है ना, प्रोफेसर के कार्य को अपनाने वाले लोग, शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर जो एक इंसानियत विकसित करने का जो जिम्मेवारी शिक्षकों के जिम्मे है, आज कहीं ना कहीं हम यह देख रहे हैं कि पैसा को पैसा के रूप में अपनाया जाने लगा है। बिल्कुल। जिसके चलते देखिए, इसके बीच में हम एक बात कहेंगे कि कैसे सिकंदर के आक्रमण को एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला प्रोफेसर, एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर चाणक्य ने यह महसूस कर लिया था, और भारत के राजाओं को जागरूक करने के लिए उसने अपने विद्यालय से राज दरबार की ओर जाने का कोशिश किया। आज के समय में जिस तरह से सरकार लोगों के कार्यों के प्रति जो गंभीरता पूर्वक रीति नहीं अपना रही है, जो क्लाइमेट जैसी समस्या को अंडरलाइन नहीं कर रही है, प्रत्येक वर्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनानी चाहिए थी विभिन्न तरह के समस्या को लेकर, वो नहीं अपनाई जा रही है। सभी लोग पैसे पैसे में, तो आज विभिन्न तरह के समस्या देखने को मिल रहे हैं, विभिन्न तरह के घोटाले देखने को मिल रहे हैं। इस बीच में नागार्जुन ने क्या कहा था? नागार्जुन जो एक बहुत मजबूत, किस व्यक्ति को पैसे की जरूरत नहीं थी? क्या नागार्जुन को पैसे की जरूरत ना होगी? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लेखन में अगर दम है तो हमारा लेखन जनता के हित के लिए होगा। उसने क्या कहा था? कैसे लिखूं शांति की कविता, अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांधूं। वो लिख रहे हैं, अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांध दूं, मैं दरिद्र हूं, पुष्ट पुष्ट की यह दरिद्रता, कटहल की छिलके जैसी खुरदरी, जीभ से मेरा लहू चाटती आई, मैं ना अकेला, मुझ जैसे तो लाख लाख है, कोटि कोटि है। उस दरिद्रता का, उस अभाव का नागार्जुन अपने लेखनों में कार्य करते हैं। दिनकर भी लिखते हैं कि जब सरकारें सत्ताधारी लोग जब जनता के हितों में कार्य नहीं करते तो क्या लिखते हैं? उन्होंने यह परवाह नहीं करते हैं कि मंदिर और मस्जिद के राजनीति करने वाले लोगों को या मंदिर और मस्जिद के बारे में बात करने वाले लोगों के अंदर क्या समझ आएगी, क्या सोचेंगे, क्या हमारा विरोध हो जाएगा? क्या उन कवियों ने कभी नहीं सोचा कि हमारे ऊपर सरकार जेल में डाल देगी या आर्थिक स्थिति से भी हमें क्षति पहुंचाएगी? दिनकर ने भी एक मजबूती से लिखा था कि आरती लिए तू कैसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो रात समय के रत घर घर का नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती। बहुत अच्छा आपने बताया। तो ये सारे लोगों ने अपने अपने समय पर, सागर जी, सत्ता का खौफ नहीं था इनके लेखन में। जी बिल्कुल। तो यह देखने को मिलता है वर्तमान समय में। तो अभाव आज के दौर में हमें ऐसे बुद्धिजीवों को हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी जनता के हित में कार्य कर रहे हैं उन्हें तो लाएंगे ही लाएंगे, और बुद्धिजीवी वर्ग को भी पैसे के दायरे से हटकर उनको हिम्मत दिखाते हुए सरकार के कार्यों और जनता के हितों में अपने लेखन से
जो भी आंदोलन कर सकते हैं, जिस भी माध्यम से। आज तो सोशल मीडिया से भी जनता के हित में उद्योग पर पतियों के दमन के विरोध में जो भी हम आवाज उठाए जा सकते हैं, आज के बुद्धिजीवी वर्ग को उठाना चाहिए था। और संतों के लिए भी एक बात मैं बोलना चाहूंगा, एक अगर हम संतों के संदर्भ में बात करें सागर जी, तो सहजानंद सरस्वती ने भी संत के परंपरा को अपनाते हुए, वेदों का अध्ययन करते हुए, उन्होंने बिहार और यूपी में किसानों के समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज भी किसानों के समस्याओं को जब जब भी याद किया जाता है, किसानों की समस्या को हल किया जाता है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम अग्रगण्य भूमिका में होता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा तरीके से बताया। अगर हम बात करें तो आपने कविता और राजनीति को जिस तरीके से जोड़ कर आपने बताया, और आपने जिस तरीके से व्याख्या की, कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में अब कविताओं का दौर माना जाता है खत्म हो चुका है और सिर्फ शोर और शराबे की दौर आ चुकी है। और इसी पर हम एक कविता कहकर शैलेंद्र जी का इस शो को यहीं पर रुकेंगे। और एक कविता में शैलेंद्र जी ने कहा था, हर समंदर का कहीं पर तो किनारा है, आज अपना हो न हो पर कल हमारा है। और इस तरीके से कविताओं अगर हम बात करें, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से मन को शांति इस तरीके से कविताओं से पहुंचती है। और जिस तरीके से आपने बताया, एक लग रहा था आप एक कवि ही है। और अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से बताया। और आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 यूट्यूब पर, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो द यूथ वॉइस 24 फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तमाम देश विदेश राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए द यूथ वॉइस 24। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।